इंडोनेशिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब बड़े, इधर नाइजीरिया है, इथोपिया है, ये सब वो देश हैं, इजिप्ट है, ये वो देश हैं जिनकी जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। वर्ल्ड में अभी 14 देश हैं जिसकी जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। उन 14 देशों में से आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 तो आप ही के यहाँ है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। चौथा इंडोनेशिया भी आपका पड़ोसी है, चौथा हो गया। पांचवा ये नाइजीरिया है, छठा इजिप्ट है, सातवां इथोपिया है। 10 में से 14 में से 7 यहाँ हो गए, ये क्या ब्राजील है। 8 वो देश हैं जो नॉन अलाइंग मूवमेंट से, वर्ल्ड की बड़ी जनसंख्या नॉन अलाइंग मूवमेंट से जी है। अब देखिए, नॉन अलाइंग मूवमेंट की शुरुआत का आधार भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। नॉन अलाइंग मूवमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू 1954 ईस्वी में कोलंबो की यात्रा के दौरान उन्होंने एक भाषण में यूज किया कि देयर इज ए नीड टू स्टार्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू यूज द टर्म देयर इज ए नीड टू स्टार्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स टू कीप द पुअर कंट्रीज अंडर, उसमें डेवलपिंग शब्द नहीं आया था, अंडर टू कीप द पुअर कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अवे फ्रॉम द सुपर पावर राइवलरिज्म। महाशक्तियों के तनाव से हमको दूर रखना होगा। और उस समय भारत चीन की दोस्ती हो गई थी, भारत ने तिब्बत को मान्यता दे दिया था। तो उसी भाषण में अंत की पार्ट में नेहरू ने कहा कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुड अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ पंचशील। we with China are trying to work on the Buddhist philosophy। बौद्धिक दर्शन के अनुसार मिलजुल कर काम करें, शांति हमारा उद्देश्य हो, अहिंसा उद्देश्य हो, युद्ध ना भर के। ये भारत की जो धार्मिक बौद्धिक परंपरा है उसके अंतर्गत निर्गोट और बिना किसी ग्रुप में जो ज्वाइन करके हम इसको कर सकते। लेकिन नॉन अलाइन्ड शब्द का प्रयोग जरूर नेहरू ने किया। इसके पहले पहली बार 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की प्रक्रिया चल रही थी, उसकी एक इंटरिम कंस्टिट्यूएंट कमेटी बनी थी। इंटरिम कंस्टिट्यूएंट कमेटी में कई वक्ताओं ने, कई स्कॉलर्स ने, जिनको ऑब्जर्वर्स में बुलाया गया, कई वक्ताओं ने कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो विश्व की स्थिति बनी है उसमें कुछ ऐसे देश चाहिए जो कि दोनों में से किसी गुट में ना हो, तभी संयुक्त राष्ट्र संघ एक जीवित संस्था हो सकेगा। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाना है और इसको जीवित, नेशन ऑफ लीग की पहले बात थी, इसको बनाना है, जीवित रखना है, तो ऐसे देशों को भी आगे आना होगा जो पंच परमेश्वर की भूमिका निभा सके। और ये वो देश होंगे जो किसी गुट में ना जाए। इसलिए वहां तो कहा गया इट इज ए चैलेंज, एक चुनौती है कि कौन देश इसके लिए आगे बढ़ता है। और कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो देयर एज वन ऑफ द इनवाइटीज। कहते नहीं मत थे, पंडित जवाहरलाल वाज प्रेजेंट देयर और ही वाज द ओनली पॉलिटिकल लीडर जिसने उस असेंबली में कहा कि आजाद भारत इसके लिए सतत प्रयास करेगा। इंडिपेंडेंट इंडिया विल वर्क हार्ड टू अचीव दिस। इसको पाने के लिए कि ना उधर जाएं ना इधर जाएं, हम एक अलग समूह बनाकर दुनिया को लीडरशिप देंगे। तो इस प्रकार से ये जो चला, तो इसका पहला मीटिंग, सबसे पहला मीटिंग ये 1955 में, एक्चुअली जो कोलंबो गए थे पंडित नेहरू, उसका एक उद्देश्य ही था कि एक तटस्थ गुट बनाया जाए। कई देशों की उन्होंने उसमें यात्रा की थी, जैसे मिसेस गांधी ने बांग्लादेश लाई के पहले कई देशों की यात्रा की, सबको कन्विंस किया कि अंतिम अस्त्र में वार करूंगा, तब आप मुझे मत कहिएगा कि आपने समझौता का प्रयास नहीं किया। नेहरू भी यही कह रहे थे, मिलकर काम करें। तो इसी प्रयास से 1955 में इंडोनेशिया में बांडुंग में एक इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ न्यूट्रल कंट्रीज वाज कॉल्ड। वैसे सुकार्नो ने मीटिंग बुलाया,
लेकिन मेन आर्किटेक्ट वाज पंडित नेहरू। सुकार्नो जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इसके मेन इंस्ट्रूमेंट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में ये पहला सम्मेलन हुआ। लेकिन यू मस्ट माइंड इट, यह इनफॉर्मल मीटिंग था। मैंने आज ही देखा है किसी किताब में कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ नॉन लैंग्वेज, नो दैट वाज नॉट द फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग बेलग्रेड में हुआ था, यूगोस्लाविया में। ये इनफॉर्मल मीटिंग था, 25 देशों के हेड इसमें भी आए थे और यहाँ डिस्कशन हुआ कि इसको हम संगठन का रूप दें। और यहीं पर पहली बार 10 प्रिंसिपल्स ऑफ पीस करके एक प्रस्ताव भी पास हुआ था। ये 25 देश इसमें भाग लिए थे और ये सभी देश एशिया या उसमें लैटिन अमेरिका, इस पार्ट का कोई देश इसमें नहीं था। एशिया और अफ्रीका के 25 देश, प्रोमिनेंट तो इंडिया इंडोनेशिया था ही, लेकिन अफ्रीकी देशों में खास बता दूं, इजिप्ट, घाना, ये बड़े ही महत्वपूर्ण थे। खास के दोनों ने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। अदर भी थे, लेकिन इजिप्ट और घाना की भूमिका बहुत सक्रिय थी इसके गठन में। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 प्रिंसिपल्स वर डिक्लेयर। और मैं बता दूं 10 प्रिंसिपल्स का जो मुख्य था उसमें शांति, विकास एक साथ मिलकर करना, लेकिन सबसे जो बड़ा था वो था हम किसी समूह के पक्ष में नहीं जाएंगे। हम दोनों ही ग्रुप से बराबर कहेंगे कि शांति और युद्ध का वातावरण ना बने, इस तरफ यह संगठन काम करेगा। इस अराउंड द टॉक्स आदि होते रहे। इस फाइनली जो था, देखिए 1968 में बेलग्रेड में डिक्लेरेशन हुआ, नॉन अलाइंग मूवमेंट का जन्म हुआ ऑफिशियल। और ये हुआ कि इसकी रेगुलर मीटिंग होगी, हर साल हो तो और अच्छा है, नहीं तो एक साल जनवरी हो। कई मीटिंग्स इस प्रकार होते रहे। और ये संगठन जो मैंने अभी आपको कि थर्ड वॉर नहीं होने दिया, इसका सबसे बड़ा उपलब्धि यही था। इसे थर्ड वॉर नहीं होने दिया। इसकी दूसरी उपलब्धि थी कि गरीब देशों को एक आवाज मिल गया। यूएनओ जनरल असेंबली में या अन्य जगहों पर अधिकतर मुद्दों पर ये एक साथ मिलकर काम करते थे। इनके 5 लीडर उभर गए थे, बताते हैं आपको। आप 3 का नाम तो बहुत चर्चा में रहता है कि पंडित नेहरू, मार्शल टीटो और अब्दुल नासिर, ये तीनों। लेकिन बिहाइंड दिस 3 और दिमाग बहुत महत्वपूर्ण था जिन्होंने बहुत काम किया। वो थे तत्कालीन घाना के राष्ट्रपति, क्या तो नाम था, होगा मेरे पास लिखा हुआ, नहीं भी होगा तो कहीं देखिएगा, अब हमने लिख के लाया। हाँ, क्वेम कोरमा, लेकिन एन से शुरू होता है, एन साइलेंट एन के नाम है। KWAME, क्वेम, NKRUMH, ये घाना के राष्ट्रपति थे। इन्होंने ड्राफ्टिंग बहुत मदद की। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो, लेकिन सारे रिजोल्यूशंस को फाइनल ड्राफ्ट का काम ये भी जान लीजिए कि VK कृष्ण मेनन ने किया था, जो तत्कालीन भारत के विदेश मंत्री थे, बाद में रक्षा मंत्री बने, नेहरू के साथ रहते थे, रही ब्रिलियंट व्यक्ति में थे। इंडिया लीग की उन्होंने स्थापना की थी लंदन में प्रैक्टिस भी करते थे। तो VK कृष्ण मेनन ने ही इसको, क्योंकि बहुत हम लोग जब स्टूडेंट थे तो ये आया था कि बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के बाद VK कृष्ण मेनन को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था रिजोल्यूशन का। तो वो सुबह उठकर आराम से अपने होटल के बाहर बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। कि विदेशी पत्रकार ने पूछा कि आपको तो खुद न्यूज बनाना है, आप न्यूज पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि न्यूज बनाने के पहले न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी होता है, इसलिए आई एम डूइंग माय वर्क। तो इस प्रकार से इसकी ड्राफ्टिंग हुई थी। लेकिन ये बतावें कि इसके जो बड़े कॉमन ऑब्जेक्टिव्स थे जिसपे ये काम करना चाहता था, जो मैंने कहा पंचशील या गांधीयन वे ऑफ रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, नॉन वायलेंस, को एग्जिस्टेंस एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल कंट्री, जो 10 प्रिंसिपल था उसमें ये सब था। नो वार जोन, नो वार जोन मतलब जैसे कैसे अभी कह रहा है
यूक्रेन की इसके इस आसमान को नो वार जोन घोषित किया, वो जमीन पर था, नो वार जोन घोषित किया जाए, लेकिन और हम लोग किसी देश को वार जोन में नहीं लाएंगे। तो ये सारे इसके थे। और डेवलपमेंट का भी था कि व्यापार को आपस में अधिक से अधिक बढ़ाएं, ये सब कई प्रकार के। और ये जो इसका रिजोल्यूशन बेलग्रेड में लिखा गया, उसमें एक टर्म यूज हुआ था, इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज द बेडरॉक ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। इंडिया पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी इज द बेडरॉक, टर्म यूज बेडरॉक, आधार है, उसका मूल आधार है जिससे कि इसका गठन हो रहा है। इसी क्रम में बताएं कि वो कई जो इसके कॉन्फ्रेंस में लास्ट तो मेरे हिसाब से ये जो हुआ अजरबैजान में हुआ, अंतिम 18 टोटल इसके 18 कॉन्फ्रेंस में हैं और वो अजरबैजान में हुए। लेकिन कुछ है, जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण जो इसका कॉन्फ्रेंस में काफ़ी कुछ डिबेट डिस्कशन, वो था हवाना कॉन्फ्रेंस 1979। इसको जरूर चर्चा करनी होगी आपको। हवाना कॉन्फ्रेंस 1979, आप फेडरल कैस्ट्रो का नाम सुने होंगे, वहाँ के राष्ट्रपति थे और वो सोवियत ब्लॉक से जुड़े हुए थे। हवाना प्रेसिडेंट, वो हवाना मतलब क्यूबा हुआ, सॉरी, हवाना इज द कैपिटल ना, क्यूबा की राजधानी हवाना। तो क्यूबा पूरा जुड़ा हुआ था सोवियत संघ से, लेकिन पहले तो उनके मेंबरशिप में विवाद था, लेकिन नहीं भाई, क्यूबा वाज मेड मेंबर और उनके फेडरल कैस्ट्रो के रिक्वेस्ट पर, नहीं छोड़ दीजिए, रख दीजिए कहीं, फेडरल कैस्ट्रो के वहाँ पर 1979 में जब इसका कॉन्फ्रेंस हुआ, हवाना कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पर वहाँ के राष्ट्रपति ने एक प्रस्ताव रखा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स में जोर दिया जाए सोशलिज्म इन द मेंबर कंट्रीज। हमारे जो भी देश हैं उसमें समाजवाद की व्यवस्था को हम बढ़ावा देंगे। तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ था, और हुआ था कि ये किसी भी देश के आंतरिक कार्यशैली में हस्तक्षेप होगा और उनको विड्रॉ करना पड़ा था रिजोल्यूशन। ही वाज क्रिटिसाइज्ड सो मच एट दैट टाइम्स, वो बहुत। और जब 1983 से 86 तक इंडिया वाज द चेयरमैन, लगातार 83 से 84 तक। तो दिल्ली कॉन्फ्रेंस 83 में जब हुआ तो उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव का पार्ट था। एक था वो जिसको आप न्यूक्लियर डिजार्मामेंट कहते हैं, यहीं पर वो प्रस्ताव पास हुआ, क्या कहते हैं, निशस्त्रीकरण या जो भी हो हिंदी। ये एक प्रस्ताव हुआ कि साहब नहीं, सारे दोनों ग्रुप्स को मिलकर इसको वार फ्री, टेंशन फ्री, कोल्ड वार फ्री वर्ल्ड बनाएं, ये हम लोगों का आग्रह है। और दूसरा था कि पीस एंड स्टेबिलिटी इज द राइट ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री, शांति और स्थायित्व सभी देशों का अधिकार है। और इसको बताने के लिए बता दें, उन्होंने यूज किया था एक प्रिंसिपल्स को, वो था मॉनरो डॉक्ट्रिन। इसकी MONROE लिखी, मॉनरो, हमको लगता है 1825 या 30 के आसपास अमेरिका का राष्ट्रपति था। मॉनरो डॉक्ट्रिन मैंने कि वो 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, यह तो ठीक से नहीं याद है, हो सकता है 25-30 के आसपास वो राष्ट्रपति थे। मॉनरो डॉक्ट्रिन उसका नाम दिया गया, मॉनरो वाज द प्रेसिडेंट। मॉनरो डॉक्ट्रिन, मॉनरो ने कहा था आइसोलेशनिज्म, एक शब्द का आइसोलेशन से हुआ, एकाकी से आइसोलेशनिज्म। तो आइसोलेशनिज्म की नीति अगर विकास करनी है तो आइसोलेशनिज्म की नीति अपनानी होगी, मतलब एकाकी नीति। अब देखिए इसमें उनके लेक्चर का, उनके भाषण का अगला पार्ट इसमें मतलब कि अकेला नहीं था यहाँ, अकेला उनका मतलब था दूरी रखना है। किससे रखना है? तो वेस्ट यूरोप से। उस समय तो अमेरिका भी मानता था कि हमारा उसने शोषण किया है, इसलिए वहां ये ना, आज क्या है, अमेरिका और वेस्ट यूरोप एक साथ है, लेकिन आइसोलेशन की पॉलिसी में था कि यूएसए और अमेरिका वुड मेंटेन डिस्टेंस अगेंस्ट
यूरोपियन कंट्रीज बिकॉज वी हैव ए थ्रेट ऑफ यूरोपियन रिकोलोनाइजेशन। फिर यूरोप हमारे ऊपर आकर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर सकता है, अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करता है। क्योंकि देखिए ट्रेड पार्टनर तो यूएसए का सबसे बड़ा यूरोप था और नियरेस्ट भी था, रूट नजदीक थी। तो जोग्राफिकल एडवांटेज वाज टू यूरोप। यूरोप क्या था? यूरोप एक समूह है छोटे देशों का। पूरे यूरोप की आज आबादी 33 करोड़ से भी कम है। 33 करोड़ भी पूरे यूरोप की आबादी नहीं है आज की तारीख में। और हमारे यहां अगर ईश्वर की कृपा कायम रही तो इतना आबादी जोगी जी के राज्य में अकेले हो जाएगा बहुत जल्दी। हाँ, तो ये दिस इज सिचुएशन। अमेरिका यूरोप में कहां आदमी है? तो उस यूरोप से इसलिए भय था कि वेस्ट यूरोप और यूरोप एज ए होल हैज टू इंपॉर्टेंट लोकेशनल एडवांटेज। उसको कहते हैं जोग्राफिकल एज, ईडीजी, एज एडवांटेज। क्या है? ये एक ऐसा महाद्वीपीय क्षेत्र है जिसे समुद्र मार्ग और भूमि मार्ग दोनों का बेनिफिट प्राप्त है। आपको भूमि मार्ग नहीं है, बहुत कठिनाई है। उत्तर में हिमालय, अब ना तकनीकी अच्छा विकास कर दिया तो क्या हुआ? इतना लैंडस्लाइड एवलेंचेज हो रहा है, जितना रोड नहीं बन रहा है उससे ज्यादा हिमालय का विनाश हो रहा है, इकोलॉजिकल लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। ये रोड तो बन रहा है लेकिन ये कितना सिनेरियो बता। हिमालय इज ए फ्रंटियर, इज ए बैरियर। तभी तो तिब्बत की संस्कृति इतना नजदीक होकर भारत की संस्कृति से भिन्न हो गई, चीन की संस्कृति भिन्न हो गई। तो वी डोंट हैव द लैंड एक्सेसिबिलिटी। और पश्चिम की तरफ क्या था? मरुस्थल था, जाना मुश्किल था। इसलिए आप देखिए, क्या कभी कोई भारतीय दल सेंट्रल एशिया गया जीतने के लिए? कभी कोई गया यूरोप की तरफ? इतिहास का अध्ययन नहीं गया कोई। इसे क्यों जाएगा? पश्चिम जाता था तो मरुस्थल था, उत्तर जाता तो पर्वत और बर्फ था, और पूरब अगर जाते हैं तो वहां गहरा और बाघ जैसा भयंकर खोखार जानवर था, और सघन वन था, ऊबर खावर पहाड़ी, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स था। लेकिन हमारे यहाँ आने का रास्ता था, जो खैबर का दर्रा सबसे प्रमुख। कहाँ सिकंदर चला भूमध्य सागर के तट से, नहीं इंडिया घुस सका ना, सब जब मरुस्थल में, तो उत्तर का रास्ता पकड़ लिया। और खैबर का दर्रा से देखा झुंड का झुंड आदमी आ रहा है, तो उसी रास्ते से भारत घुस गया। तब ये जब यहाँ आया तो यही लोगों ने बताया कि जो समुद्र का रास्ता नजदीक होगा, चला गया समुद्र के रास्ते से, रास्ता भटका, मरा, बीमार हो गया, रास्ते में मर गया। तो ये मैं बता रहा हूं कि यूरोप को बड़ा भारी बेनिफिट था कि वो किसी नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक, ये तो सभी जानते थे बर्फीला है, ये है, लेकिन मेडिटेरियन सी टप गए तो अफ्रीका घुस गए, वहां कोई हिमालय जैसा पर्वत नहीं था। टर्की होते हुए घुस गए तो डेजर्ट जो मिलेगा, लेकिन कोई बाधा नहीं था उसमें। इतने ओएसिस, नदी घाटी, उसमें भी तो देखिए जॉर्डन घाटी, इफ्रेट टिग्रिस घाटी, दजला फरात, बहुत सारे हरे भरे क्षेत्र भी थे। होते हुए ये भारत तक चले आते थे। तो मतलब ये यूरोप को जो बेनिफिट था उसका अमेरिका को भय था, जिसको कि मॉन्ड्रे ने एक लेख लिखा 1823 में। अभी हमने नीचे में लिखा है, मतलब 23 में वो राष्ट्रपति हो गया था। 1823 ईस्वी में उन्होंने ये लिखा था, द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म, एकाकी। और क्लियर था यूरोप नॉन अलाइंड मूवमेंट का पॉलिसी क्लियर रहे ना रहे, साइलेंट पॉलिसी है अगेंस्ट द यूरोप, इट इज अगेन। लेकिन अब जिस मॉन्ड्रे ने कहा यूरोप के अगेंस्ट, आज उनके अगेंस्ट भी ये हो गया। तो इस प्रकार से ये इसका उल्लेख किया गया दिल्ली डिक्लेरेशन में कि हम आइसोलेशन की पॉलिसी और इंटरनल कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, इंटरएक्शन, लिखिए मेरे टर्म को 3, इंटरएक्शन, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन। इंटरनल, आइसोलेट होकर हम अंदर ही काम करेंगे। सोलर सिस्टम क्या है? पूरे ब्रह्मांड में आइसोलेट है, लेकिन इंटरनल सिस्टम इज वर्किंग, सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये इसकी विशेषता थी। और रखो ये इसका जो है, आपको बता दें हम कि इन्होंने
उसी कॉन्फ्रेंस में 83 के कॉन्फ्रेंस में ही ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि इसकी सदस्यता अगर ना दें तो ऑब्जर्वर्स को हम परमिशन दें। ऑब्जर्वर्स वेर अलाउड, उसी के अंतर्गत ये सब देश ऑब्जर्वर बन के इसमें आते हैं, क्योंकि सदस्यता में बहुत प्रॉब्लम उठने लगा। तो रसा तो सबसे बाद में ऑब्जर्वर आते, जब वो रसा विभाजित हो गया तब इसको ऑब्जर्वर का स्टेटस, क्योंकि बाकी कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स आए। इसका अंतिम कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो कोरोना के पहले हुआ 19 में, और वो दैट वाज एट अजरबैजान, बाकू, जो अजरबैजान की राजधानी है, बाकू में हुआ। और बाकू कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो प्रस्ताव पास किया उसका सार था टू अपहोल्ड द रिजोल्यूशंस एंड पॉलिसीज एडॉप्टेड एट बांडुंग। इन पहला वक्त में जो होता बांडुंग के ही सिद्धांतों को हम कायम रखेंगे, क्योंकि देखिए अब जो है जिसको कहते हैं जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, भू राजनीतिक अभिरुचि, इरादे दुनिया के हर देशों में बढ़ गया है। गांव घर में नहीं देखते हैं 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहा है। ये एक चेंज, कहते थे कि डार्विन ने कहा नहीं, इवोल्यूशनरी प्रोसेस से मनुष्य, उतना ही नहीं है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन दी एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड भी हो रहा है, चेंज इन द थिंकिंग ऑफ मैनकाइंड भी हो रहा है, और जीवों में भी अध्ययन हो रहा है, सब में हो रहा है, ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कई देश इस मंच पर अपना निजी मामला उठाने लगे, जबकि ये मंच था कि इंटरनल डिस्प्यूट को हम लोग यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। अनटिल अनलेस देयर इज ए मैसेकर, देयर इज ए रेशियल इन्वेशन, कोई किसी प्रजाति का विनाश कर रहा है, किसी समूह का विनाश कर रहा है, कहीं भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, ये सब मुद्दों पर करेंगे हम लोग सामूहिक विकास इंटरनल, लेकिन ये कई जगह होने, इसीलिए उसमें ये लिया गया कि अपहोल्ड द बांडुंग डिक्लेरेशन, वो जो वहां था उसको हम लोग करें। और आज की स्थिति में अगर आप देखिए तो एक और भी हवाना डिक्लेरेशन आपको बताया, जिसमें उसमें थोड़ा जोड़ लीजिए पॉइंट 1-2 ठो। हवाना डिक्लेरेशन में सोशलिज्म वाज रिजेक्टेड, तो अप्रूव क्या हुआ था वो छूट गया बोलने में, वो बहुत महत्वपूर्ण था। हवाना डिक्लेरेशन बहुत महत्वपूर्ण था, काफी डिबेटेड हुआ था, और मिसेस गांधी वाज देयर, शी प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल हवाना डिक्लेरेशन में। तो उसमें पहला हुआ कि स्लोगन जो रिजॉल्व हो गया, स्लोगन फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस। कुछ देश अभी भी आजाद छोटे छोटे नहीं हुए थे, तो कहा कि नहीं, उनके ऑब्जर्वर्स आए, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, कहा कि नहीं, हम एक नारा दें, हम कहें कि सब आजाद हों, जिसकी अपनी अलग ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, जिसकी अपनी अलग भौगोलिक पहचान है, वो स्वतंत्र देश बने। उनकी जनसंख्या और आकार की अब चिंता छोड़ दें, क्योंकि एक तर्क दिया जाता था, जैसे मालदीव, इस पर काफी तर्क दिया गया है, यहाँ तक कि मॉरिशस भी दिया गया कि इसका बजट कैसे चलेगा, कहाँ से पैसा आएगा, कौन खिलाएगा, कौन डेवलपमेंट करेगा, इतना ही जनसंख्या है, टैक्स। लेकिन आज क्या है, मॉरिशस भी अच्छे देश में हो गया, मालदीव काफी दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय और परचेजी के दोनों मालदीव का है भी। मालदीव सो प्रॉस्परस कंट्री कैसे हो गया? उन्होंने अपनी नीति, अपना सरकार बनाया, अपनी पॉलिसी एडॉप्ट की, वो हो गए संपन्न देश। तो कहा इसीलिए कि नेशनल इंडिपेंडेंस को ऑनर दिया जाए, स्लोगन कहें दुनिया के समुदाय से, कॉलोनियल वर्ल्ड से, कि अब आप अपना घर जाइए, अब वो बच्चा बड़ा हो गया, अपना देखभाल करेगा। दूसरा था रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी, सार्वभौमिकता का सम्मान हो, क्योंकि ये नॉन अलायंस के कंट्रीज भी कहीं कहीं एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया था। भारत और पाकिस्तान तो देख रहे, तनाव बहुत बढ़ गया था, तो कहा नहीं, उसमें किसी का नाम लिए बिना रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ ईच अदर। तीसरा था ऑनर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी,
टेरिटोरियल, देखिए इस सबका अलग अलग अर्थ है, इसलिए लेकिन कहीं आपको लगता होगा सर एक ही रंग की बात कर रहे हैं। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब हुआ आप एक दूसरे देश के भूमि पर दखल देने का काम ना करें, उससे तनाव बढ़ता है। आप यू मेंटेन योर ओन टेरिटोरियल, भूमि संबंधी इंटीग्रिटी मतलब उसका क्लियर है बाउंड्री, जो उसका सम्मान करें। ये जैसे मैकमोहन रेखा को लेकर प्रॉब्लम चल रहा था भाई, इट इज सो क्लियर। मैकमोहन रेखा अंग्रेज के समय बनाए गए, तो चीन उसके अगेंस्ट में क्यों है? एक तो आप अगर पढ़े होंगे सीनो इंडियन वार के विषय में, तो जिसने पढ़ाया होगा जरूर बताया होगा। चाय भी लाया है जी? अच्छा ठीक है, तो वो बताए होंगे टीचर कि मैकमोहन रेखा कहते हैं, देखिए उन्होंने डिलिबरेटली गलत रेखा खींचा, ये तो हम लोग भी मानते हैं। मैकमोहन का ओरिजिनल देखिए, जैसे लाइन बहुत बढ़िया खींचता है, वो खींचा, हाँ मोटा पढ़े है ना, इसका विड्थ जो है इतना मोटा कलम से खींच दिया कि 3-4 किलोमीटर हो गया। तब कहां लाए? तो मान लीजिए बीच में दीजिए पॉइंट। अब बीच में जब दिया तो पता चलता है कि वो बीच जो है 4000 मीटर गहरा खाई है। कौन जाएगा वहां पर पोल गाड़ने के लिए? कैसे डिवाइड होगा? तो कहे कि भाई इसके उधर आप रहिए, आपके इधर रहिए। वहां चाइना कहता है कि ठीक है उसके अंदर, तो मान लीजिए ये इस प्रकार है घाटी, या देखिए घाटी बीच से होता है ना, बीच में जब चले गए बॉर्डर तो ज्यादा एरिया इधर गया कि इधर गया? इधर चला है ज्यादा, तो कहता है कि आपको ज्यादा एरिया मिल रहा है, हमको तो कम मिल रहा है। इसलिए चीन कहता है कि मैकमोहन लाइन को रीड्राफ्ट कीजिए, रिजेक्ट द लाइन। भारत का कहना है कि साहब इसी में एडजस्ट कर लीजिए, कैन नॉट रीड्रॉ, क्योंकि हिस्टोरिकल रेफरेंस तो चाहिए ही मैकमोहन लाइन। तो यहां यही है कि भाई आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन कीजिए, जिसका जो है उसको मानना होगा। लेकिन देखिए चीन का असली उद्देश्य कुछ दूसरा है। हमको जो ये तो जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जियो पॉलिटिशियंस आदि ने कई लेखों में इसकी बड़ी चर्चा की कि दोनों मिलकर यही सॉल्व करें। टू मी ये असल चीन का मुद्दा नहीं है, सॉल्व कीजिएगा तो भी नहीं सॉल्व है, क्योंकि मैकमोहन लाइन एग्रीमेंट पेपर पर 3 देशों ने साइन किया है, भारत, तिब्बत और चीन। तिब्बत उस दिन एक देश है जिसने साइन किया शिमला समझौते में, तिब्बत इज ए कंट्री। तो चीन को लगता है जैसे इसको मानते रहे तो भारत थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो कहेगा कि तिब्बत साइन सिग्नेटरीज है, तिब्बत हमारा नेबर है, आप कैसे आ गए? दलाई लामा वहां बैठा हुआ है। इसलिए वो इसको मिटा देना चाहता है कि कॉलोनियल लिगेसी नहीं रहे और तिब्बत का नाम इसके माध्यम से खत्म हो जाएगा। असल उद्देश्य यहां ये है, आप समझ लीजिए मेरी बात को। इसलिए जो भी लोग कहते हैं कि मैकमोहन रेखा का सॉल्यूशन में भारत को कॉपरेट, हम तो कहते हैं कॉपरेट करे इंडिया, इन स्पाइट ऑफ दैट सॉल्यूशन इज नॉट कमिंग अनटिल अनलेस, जब चीन की बात हम मान लेते, तो चीन तो रोज ताकतवर होते जा रहा है, तो ऐसे हालत में कठिनाई है, सॉल्यूशन कहां से नजर आएगा? तो यहां इसी का मतलब था, इस प्रकार का तनाव रोकिए। और फिर था सिक्योरिटी, यहां पर रीजनल सिक्योरिटी की बात है। रीजनल सिक्योरिटी, ये जो साउथ एशिया में कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप करता है तो देन नाम वुड कम फॉरवर्ड कलेक्टिवली। पहले वाले में देश की चर्चा थी ना, ये रीजनल सिक्योरिटी की बात है। हमारे अफ्रीका में विदेशी शक्तियां चले जाएं वापस, अफ्रीका को आजाद करें ना कि और वहां अपनी सेनाओं को बढ़ाएं, अपनी वहां पर प्रेजेंस को मौजूद करें। इसलिए देखिए काफी प्रयास के बावजूद भी फ्रांस रीयूनियन आइलैंड में फर्दर डिप्लॉयमेंट नहीं कर सका। बहुत कोशिश किया, ब्रिटिश लोगों ने जब मालदीव और मॉरिशस छोड़ दिया तब उसको नींद टूटी कि साहब वो तो हम चले आए, अब बाकी सब तो रह ही गया, वहां तो हमसे गलती हो गई। तो कुछ अभी भी आइलैंड हैं, आप देखिएगा मिड ओशनिक रीज,
इंडियन ओशन के बीच में एक, यहां से देखिएगा ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, आइलैंड देखिए, आइलैंड्स का ऐसे प्लेटो जैसा है बहुत, इस पर सैकड़ों आइलैंड्स हैं, आर्किपिलागो ग्रुप्स कहते हैं इसको। ये हाई टाइड बहुत हुआ अगर चक्रा तो वो सब डूब गया और इसे निकल गया। इस पर प्लेटफॉर्म बनाकर अमेरिकन ब्रिटिश सैनिक मौजूद है अभी वहां, बहुत सारे आइलैंड्स पे समूह में ब्रिटिशर्स आर प्रेजेंट देयर। तो इस प्रकार से हम इसी का था कि आप डिप्लॉयमेंट ना बढ़ाएं, आप जाएं वापस, ये था। और इसमें लिखा भी था सिक्योरिटी कंसर्न अगेंस्ट इंपेरियलिज्म, उपनिवेशवाद के विरुद्ध कोई अगर सेना यहां बढ़ाता है तो सभी मिलकर आवाज उठाएंगे। फिर है कंडेम कॉलोनिज्म, हम लोग उपनिवेशवाद की निंदा करते हैं। अब उपनिवेशिक विचार ये क्यों आया ये भी बता देते हैं। इसका जो ये शब्द आया, क्यों निंदा करना पड़ रहा है कि अमेरिका, रूस, इस दोनों को कभी भी रात में स्वप्न आता होगा, नींद हराम होता है कि छोटा सा देश बेल्जियम दुनिया पर शासन कर लिया, छोटा सा स्पेन, पुर्तगाल राजा बन गया, और हमारा इतना क्षेत्रफल, इतना बड़ा देश, इतनी जनसंख्या, हम एक भी कॉलोनी नहीं बना सके। तो ये रसा का क्यूबा में दखल देना, ये उसी की एक अभिव्यक्ति थी। रसा क्यूबा जब पहुंच गया तो ये वही था। अमेरिका गुयाम आइलैंड पे पहुंच गया, प्यूर्टो रिको में घुस गया, मिड वेस्ट आइलैंड है, देखना पैसिफिक के मध्य में मिड वेस्ट आइलैंड, वहां पर वो पहुंच गया है। वहां एक तो मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा बना दिया है, भरा हुआ है इंडिया का स्टूडेंट वहां, ये बता देते हैं। उधर भी कुछ होगा तो कहां कहां मोदी जी बताएंगे सबको, अपने घर में पढ़ाने की व्यवस्था। अब पढ़ने के लिए भाग जाता है, यहाँ पास कर गया तो वहां गया, जान जा रहा है तो भारत सरकार को तबाह कर रहा है। यहाँ तुम टेस्ट में पास करो, और सरकार को भी ज्यादा मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने चाहिए। अच्छा, नौकरी के लिए सब इंडिया ही आता है। एकदम ये मिसमैचिंग पॉलिसी का ये सब परिणाम है। सरकार के विजन के भी, गार्जियन का विजन, विद्यार्थी का विजन, कितने दिनों से वहां वार का, तो इंडियन की हाइब्रिड अच्छा देखेंगे, अच्छा देखेंगे, वो देख रहा है क्यों झमेला में फंस गया। ये इंडियन हैबिट्स है। तो देखिए ये जो बहुत महत्वपूर्ण था, सिक्योरिटी अगेंस्ट इंपेरियलिज्म, कंडेम द कॉलोनी, उपनिवेश नहीं बन, नए उपनिवेश बनाने की रूस और अमेरिका की जो कोशिश चल रही थी उसके अगेंस्ट था। और वी शैल ऑल्सो वर्क अगेंस्ट न्यू कॉलोनी, कोई नया देश या कोई बंदरगाह भूमि कहीं कब्जा कर, समुद्र पर खास कर ये था न्यू कॉलोनी का। और वी शैल फाइट अगेंस्ट रेसेज, जाति या क्या था, रेस की हिंदी प्रजाति, प्रजाति, कहीं भी प्रजाति संहार हो, उस पर अत्याचार हो तो नाम उसके विरुद्ध में काम करेगा। ये हवाना में सोशलिज्म वाज रिजेक्टेड, लेकिन उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जब डिटेल था तो हवाना में आया, या फिर आपको दिल्ली डिक्लेरेशन में आया, और फाउंडेशन बेस्ड निश्चित रूप से बेलग्रेड डिक्लेरेशन है, जिसका उसका आधार इंडोनेशियन कॉन्फ्रेंस ही है, जो कि इनफॉर्मल मीटिंग था। आज की तारीख में ये बता दें कि 1990 तक या 88-89 तक नॉन अलाइंग मूवमेंट काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन सोवियत संघ के विखंडन के बाद ये कमजोर होने लगा, क्योंकि सुपर पावर राइवलरी खत्म हो गया। जैसे ही खत्म हो गया, इसका रिलेवेंस ही खत्म हो गया। अभी कुछ देर पहले बताया था, इस यूरोप में पार्टनरशिप फॉर पीस का निक्सन ने नारा दिया, अधिकतर देशों ने कहा लेंगे। और तो और सोवियत संघ ने, जो रूस बाद में बन गया, रूस ने भी नाटो में ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए अप्लाई कर दिया। समझते हैं रूस कितना, आई थिंक येलेस्टिन वाज प्रेसिडेंट उस समय, जब विभाजन हुआ उसमें गोर्बाचोव था, इसके बाद येलेस्टिन आया, तब ये पुतिन आया। तो येलेस्टिन उसमें था जब एप्लीकेशन दिया था मेंबरशिप के लिए, और उसने स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर ग्रांट भी कर दिया, हमने चाहे तो आप हमारे मीटिंग में आ सकते हैं।
तो इस पर जबकि सुपर पावर वार्सा पैक्ट वाज डिजॉल्व, वार्सा पैक्ट से बना था रसन ब्लॉक, आप सभी जानते होंगे। वार्सा पैक्ट डिजॉल्व 1956 में वार्सा पैक्ट बना था, डिजॉल्व। सोवियत यूनियन वाज डिजॉल्व, गोर्बाचोव ने अपने ही से घोषित कर दिया क्रिसमस की राइट में 1991 की रात में दिसंबर 25 की कि नहीं साहब सोवियत संघ की जरूरत नहीं। उसी डिजोल्यूशन का परिणाम है यूक्रेन जैसा देश भी बना। लेकिन देखिए सोवियत संघ ने कभी भी न्यूक्लियर बटन क्रेमलिन के बाहर नहीं जाने दिया। यूक्रेन वाज द ओनली कंट्री जिसने वो अपने कब्जा में ले लिया। कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, वहां जो भी उसके न्यूक्लियर प्लांट हैं उसका बटन या जो एटॉमिक बम जो या हथियार जो है उसका कमांड क्रेमलिन के हाथ में है। ये लोगों ने लिया भी नहीं, बट यूक्रेन वाज एम्बिशियस, क्योंकि यूक्रेन क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश है। इसकी जनसंख्या भी करीब 4.5 करोड़ है, 5 करोड़ के आसपास है। तो यूक्रेन खुद बहुत एम्बिशियस हो गया था। तो ये सोवियत संघ का विखंडन, वार्सा पैक्ट का खत्म होना, नाटो की ईस्टवार्ड पॉलिसी में यूनिपोलर वर्ल्ड जैसी टेंडेंसी आई और तटस्थ राष्ट्रों की समूह का महत्व खत्म होने लगा लगभग। लेकिन फिर भी आपको मानना होगा कि 80 के दशक में 70-80 के बीच नाम ने कई महत्वपूर्ण काम किया। आप उसको नोट कीजिएगा। 8 मेजर एरियाज ऑफ एक्टिविटीज था नाम का। पहला था साउथ साउथ डायलॉग, नाम के ही मंच से ये आया, साउथ साउथ डायलॉग। और इसमें आप जान लें मनमोहन सिंह की बड़ी भूमिका थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जबकि उस समय मंत्री भी नहीं थे, बट ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर। साउथ साउथ डायलॉग को भारत ने बढ़ाया। फिर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन राइट्स, इसके लिए नाम ने काम किया। फूड सिक्योरिटी, ये बहुत कि एक देश दूसरे देश को फूड सब्सिडीज दें, फूड सिक्योरिटी पर। और ये भी हुआ कि भाई प्रोडक्शन बढ़ाएं। भारत में देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया। और उस समय भी इसने टेररिज्म के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया, आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 80 के दौर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब जब आया तो इसे ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अडॉप्ट किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर पार्टनरशिप, इसका नाम ही दिया गया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पार्टनरशिप। सहयोग के लिए इसमें काम करें, जहां असहमति है उस पर काम ना करें, इस प्रकार के। लेकिन अगर यू कम टू द प्रेजेंट व्हाट हैपेंस, आज की तारीख में फिर इसका महत्व बहुत बढ़ गया है। इसलिए जो नाम या नॉन अलाइंग मूवमेंट, इसको मूवमेंट नाम दिया गया क्योंकि इसमें कोई ब्लॉक बनाने का उद्देश्य नहीं था। नेहरू ने खुद कहा था हमारा उद्देश्य कोई गुट बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य लोगों में जागृति लाना है, एक साथ मिलकर चलना है। तो ये मूवमेंट आज फिर महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि देखिए इस वार से रूस ये साबित करने पर लगा हुआ है आई एम द पावरफुल स्टेट। और एक बात तो साफ हो गई कि नाटो या अमेरिका इस युद्ध में कूदने नहीं जा रहा है, परहेज कर रहा है, बगल रहा है, आसमान देखने लगता है। जब जेलेंस्की पुकारता है कि त्राहिम आइए मदद को, तो बाइडेन को आसमान देखता है, ईश्वर से याद करता है, वहां जाता नहीं, किसी को भेजता नहीं है डर से। तो जो भी रहे, एक चीज क्लियर हो गया है कि राशा इज ऑन एज, राशा आगे है। अभी रूस ने फिर यह साबित कर दिया, क्योंकि स्वीडन, फिनलैंड सबको धमकी दिया है और कोई यूरोपियन ब्लॉक, ईस्ट यूरोप का कोई ब्लॉक नहीं बन रहा है, कोई सामूहिक रूप से रूस के इस भयंकर काल रूप का विरोध नहीं कर रहा है। जब पड़ोसी देश नहीं कर रहा है तो मतलब साफ है कि सुप्रीमेसी ऑफ सोवियत संघ या रसा इज बीइंग ग्रेजुअली रिकॉग्नाइज्ड। हम आपसे नहीं लड़ेंगे, काहे बड़े गांव घर में देखते हैं बड़ा पड़ोसी से लोग परहेज ही करता है।
तो इस तरह से अब ये छोटे छोटे देशों में ये जब पनप जाएगा तो फिर रशिया विल बी ए पावर, नाटो विल रिमेन एज ए पावर। तो दोनों के तनातनी में फिर एक बार पूरी संभावना है कि नॉन अलाइड मूवमेंट्स विल गेट ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। इसका सर्वाइवल होगा, ये आगे बढ़ेगा। और अभी तक जो नजर आ रहा है वो साफ लग रहा है कि भारत और चीन जैसे देश भी न्यूट्रल पॉलिसी को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसमें न्यूट्रल पॉलिसी को प्राथमिकता दे रहे हैं, देर से ही सही, लेकिन पाकिस्तान भी खुलकर रूस के वार ही के समय प्रारंभ चले गए, मॉस्को चले गए, लेकिन बाद में लगता है उनके पॉलिसी मेकर से लोगों ने सलाह दिया कि इस वार में मत कूदिए। वो कहेगा आपको कि हमको वार में सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट की आर्मी थोड़ी चाहता है, वो चाहता है सिर्फ कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर कहे कि हम रूस के साथ हैं। तो इसके बाद इमीडिएटली पाकिस्तान हैज आल्सो बिकम साइलेंट। तो बांग्लादेश भी साइलेंट ही है, लेकिन पता नहीं किस डर से कैसे नेपाल ने तो पक्ष में वोट दिया, नेपाल ने या किया तो चीन ने नहीं किया और इसको उसका दिया आगे कि तुम चले जाओ। नेपाल कास्टेड इट्स वोट इन फेवर ऑफ अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। तो इसीलिए ये, लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा आपको कि निर्गुट आंदोलन को